हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह 6 से लेकर 12 तक के सारा एनसीईआरटी का प्रश्न इसमें कवर है। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित आज का आपका पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है? इतिहास। आपका पहला पॉइंट है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर प्रश्न को 2 बार हम रिपीट करेंगे। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजत रंगिनी को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजत रंगिनी। अगला पॉइंट है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। अगला पॉइंट है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? न्यूमिस्मेटिक्स। अगला पॉइंट है, भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। इतिहास कितना भागों में विभक्त है? 3 भागों में। पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के जानकारी को किस काल में रखा गया है? प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। प्राग ऐतिहासिक काल, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है, उस काल का नाम क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के जानकारी क्या कहते हैं? आध ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुआ है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। प्रश्न पूछेगा कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु उसे पढ़ा नहीं गया है, कौन सा काल है? आध ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल, 600 ईसा पूर्व से आगे की जानकारी को किस काल में रखा गया है? ऐतिहासिक काल। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। किस काल से प्राप्त हुआ है? पुरातात्विक और साहित्यिक ऐतिहासिक काल से। प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। आध ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुआ है किंतु उसे पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल, इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध हुआ है, कौन सा काल से मिला है? ऐतिहासिक काल। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। अगला पॉइंट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी को। अगला पॉइंट है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? सही आंसर है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है?
महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अगला पॉइंट है भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट। भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट। अगला पॉइंट है चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? सही आंसर है इन तो। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इन तो। अगला पॉइंट है उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है अभिलेखा शास्त्र, इपिग्राफी। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखा शास्त्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इपिग्राफ। अगला पॉइंट है लिपि के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपि के विकास के अध्ययन को कौन सा विद्या कहा जाता है? पूरा लिपि विद्या। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? सही आंसर है हाथी गुफा अभिलेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुफा अभिलेख से। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? वी.ए. स्मिथ ने। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? वी.ए. स्मिथ। अगला पॉइंट है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। अगला पॉइंट है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? सही आंसर है गुप्त वंश। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? गुप्त वंश का। अगला पॉइंट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? सही आंसर है मौर्य वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश का इतिहास का जानकारी मिलता है? मौर्य वंश। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? कौटिल्य। अगला पॉइंट है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? सही आंसर है कल्प सूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्प सूत्र। अगला पॉइंट है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। अगला पॉइंट है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? सही आंसर है मौर्य वंश। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश। अगला फैक्ट है खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? सही आंसर है दाएं से बाएं की ओर। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर। अगला फैक्ट है नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। नारद स्मृति से किस वंश का विषय के बारे में जानकारी मिलता है? गुप्त वंश। अगला पॉइंट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? सही आंसर है मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनु स्मृति। अगला पॉइंट है शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को। अगला पॉइंट है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है।
प्रारंभ में इसे मात्र 8,800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। अगला पॉइंट है, पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय होता है? शिलालेखों का अध्ययन। अगला पॉइंट है, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। अगला पॉइंट है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। अगला पॉइंट है, हेन सांग ने किस विद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। प्रमुख अभिलेख और शासक। ये आपका अभिलेख है, ये आपका शासक है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतम बल श्री। नासिक अभिलेख किस शासक का है? गौतमी बल श्री। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का अभिलेख है? रुद्र दामन। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्र दामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख किस शासक का है? प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बंगाल के शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बंगाल के शासक विजय सेन। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त। अगला पॉइंट है, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। अगला पॉइंट है, हेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सी यू की। हेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक के रूप में किया है? सी यू की। अगला पॉइंट है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अल्ब रूनी। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अल्ब रूनी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। प्रश्न पूछेगा कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। इब्न बतूता भारत किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अगला पॉइंट है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। अगला पॉइंट है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। प्रश्न पूछेगा कि महाभाष्य
इतिहास किसने लिखा है? पतंजलि। चीनी लेखक का वर्णन, ये आपका लेखक है, ये आपका समय है, ये रचना है, ये यात्री विवरण। फाहियान भारत दशा का विवरण किया था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त के राजप्रसाद महल को देव निर्मित बताया है। हेनसांग सियूकी का रचना किया है। सियूकी का रचना किसने किया? हेनसांग। हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हेनसांग भारत किसके शासन में आया था? हर्षवर्धन। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। इत्सिंग किसका रचना किया था? प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं का रचना किसने किया था? इत्सिंग। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। इत्सिंग 673 से 675 ईस्वी तक भारत रहा। अगला पॉइंट है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। फाहियान भारत कब से कब तक रहा था? 399 से 414 ईस्वी तक। हेनसांग भारत कब से कब तक रहा? 629 से 645 ईस्वी तक। इत्सिंग भारत कब तक रहा? 673 से 675 ईस्वी तक। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।